Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 2 of chapter 7 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the animal-like protist, that is protozoa. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल से बताया था। किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले मेंबर्स के मेजर फीचर्स क्या होते हैं और किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम में इंक्लूड किया जाता है। तो उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें हम प्रोटिस्टा का एक मेजर ग्रुप जिन्हें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है उन्हें डिस्कस करेंगे। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के तौर पर जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, जैसा कि इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि इनका ताल्लुक एनिमल्स के साथ है, और ये ग्रुप प्रोटोजोआ पहले एनिमल किंगडम में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर इन्हें वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया और आजकल इनको एनिमल्स के बजाय एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है और इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, जबकि प्रीवियसली दे वर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली बात जो इनके बारे में डिस्कस करनी है वो इनकी रिलेशनशिप है कि एनिमल्स के साथ इनकी रिलेशनशिप किस तरह से है। रिलेशनशिप of protozoa with true animals, relationship of protozoa with true animals या फिर with kingdom animalia आप कह सकते हैं, क्योंकि true animals आजकल kingdom animalia के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो उस kingdom animalia के साथ इनकी क्या रिलेशनशिप है, इस बात को हम यहाँ पर पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद मजीद इनके कैरेक्टर्स को वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि प्रोटोजोआ पहले एनिमल किंगडम में इंक्लूड किए जाते थे। प्रीवियसली एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता था। एनिमल्स में एक ग्रुप प्रोटोजोआ कहलाता था और दूसरे ग्रुप को मेटाजोआ कहा जाता था। ग्रुप प्रोटोजोआ के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स इंक्लूडेड थे, यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल थी। तो इस तरह के यूनिसेलुलर एनिमल्स को प्रोटोजोआ कहा जाता था, और जबकि मेटाजोआ ग्रुप में तमाम मल्टी सेलुलर एनिमल्स इंक्लूडेड थे जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल्स पर मुश्तमिल थी। तो ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन मेटाजोआ ग्रुप, whereas all the unicellular animals were included in protozoa। लेकिन फिर जो बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटेकर एक शख्स था जिसने ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मुतारिफ करवाया था। रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को एनिमल से जुदा कर दिया गया, इनको सेपरेट कर दिया गया, और उसकी वजह यह बताई गई कि प्रोटोजोआ इनका डायरेक्ट ओरिजिन है प्रोकैरियोट से, जबकि बाकी जितने भी मेटाजोन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट नहीं होते, बल्कि वो प्रोटोजोन से ओरिजिनेट होते हैं। तो चूंकि प्रोटोजोन्स डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखते थे, इस बिना पर इनको बाकी एनिमल से सेपरेट कर दिया। और दूसरी एक और बात आप देख सकते हैं कि चूंकि प्रोटोजोआ सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स पर मुश्तमिल थे, तो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर हैं। तो ये करैक्टर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है प्रोटोजोन्स को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो इस वजह से आजकल जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटाजोन्स इंक्लूडेड हैं, यानी सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, और ये यूनिसेलुलर एनिमल्स का ग्रुप जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। लिहाजा जब आपसे ये रीजन ऑफ एक्सक्लूजन पूछा जाए
रीजन ऑफ एक्सक्लूजन, कि वाई प्रोटोजोन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, तो आपने उस रीजन ऑफ एक्सक्लूजन के अंदर ये दो बातें यहां पर पॉइंट आउट करनी है. नंबर वन, इनका डायरेक्ट ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. और सेकंड थिंग आपने यहां पर बतानी है कि ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर. सो ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप प्रोटोजोन्स को बाकी एनिमल्स से सेपरेट कर सकते हैं. अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई प्रोटोजोन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, ये अक्सर रीजन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इनका रीजन ऑफ एक्सक्लूजन याद रखना है कि एक्चुअली दे हैव बीन डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड दे हैव यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, देयरफॉर दे वर सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया. और यही दो फीचर्स इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होंगे, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स होंगे फ्रॉम द ट्रू एनिमल्स. समटाइम ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड द ट्रू एनिमल्स. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का मतलब है प्रोटोजोआ, और जो ट्रू एनिमल्स हैं वो मेटाजोअन्स हैं जो आजकल किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप डिफरेंशिएट करते हुए भी ये दो पॉइंट्स यहां पर यूज कर सकते हैं कि प्रोटोजोअन्स अनलाइक रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, और जबकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी यूनिसेलुलर है. और दूसरी तरफ जो ट्रू एनिमल्स हैं यानी मेटाजोअन्स, एक तो वो डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट नहीं हुए और दूसरा उनका बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है. इस वजह से ये प्रोटोजोआ और बाकी ट्रू एनिमल्स ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं. तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोजोआ विद अदर एनिमल्स आपने बताते हुए इन चीज़ों को डिस्कस करना है. यहां पर एक और बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपसे इसका लिटरल मीनिंग पूछा जाए कि वर्ड प्रोटोजोआ इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो एक्चुअली द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोजोआ ये एक लैटिन वर्ड है. तो इसका अगर आप लिटरल मीनिंग एक्सप्लोर करें तो इसका लिटरल मीनिंग बनेगा फर्स्ट एनिमल्स. लिटरल मीनिंग के लिहाज से ये फर्स्ट एनिमल्स कहलाते हैं. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, इब्तदाई. तो प्रोटोजोआ और जोआ का मतलब है एनिमल्स. तो इस तरह से इसका लिटरल मीनिंग बना फर्स्ट एनिमल्स. और फर्स्ट एनिमल्स ये इसी वजह से इनको कहा गया है कि ये चूंकि डायरेक्टली ओरिजिनेट हुए हैं प्रोकैरियोट से और इनके अंदर ये एनिमल लाइक फीचर्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनको फर्स्ट या फिर इनको प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है. फर्स्ट या प्रो का मतलब प्रिमिटिव भी होता है. प्रिमिटिव मीन्स इब्तदाई, जो बहुत अर्ली दौर की चीज़ों को प्रिमिटिव कहा जाता है. तो ये प्रिमिटिव या फर्स्ट एनिमल्स कहलाते हैं अपने लिटरल मीनिंग के लिहाज से. अपने ये जो वर्ड प्रोटोजोआ लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और इसका मतलब क्या निकलता है, फर्स्ट या प्रिमिटिव एनिमल्स. तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए इस वजह से इनको फर्स्ट एनिमल्स या प्रिमिटिव एनिमल्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है. लेकिन आपने प्रेजेंट डे स्टेटस भी इनका याद रखना है कि ये अब ट्रू एनिमल से इनको सेपरेट कर दिया गया और इनको अब एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा का इनको मेंबर कंसिडर किया जाता है बजाय इनको किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड करने के. ठीक है जी. तो हमने देखा कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोजोआ विद किंगडम एनिमेलिया के साथ इनकी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया. उसमें हमने किंगडम एनिमेलिया के साथ इनके डिफरेंस को हाईलाइट किया और उसकी वजह से इनको सेपरेट किया गया. तो ये रीजन ऑफ एक्सक्लूजन भी हमने लर्न किया है और इसके अलावा प्रोटोजोआ का जो लिटरल मीनिंग है उसको भी आइडेंटिफाई किया. तो आई थिंक अब इस कैरेक्टरिस्टिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के मजीद कुछ कैरेक्टर्स को. जैसे उसमें सबसे पहले इनके बॉडी स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करें कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स यहां पे पॉइंट आउट किए जा रहे हैं. ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ. समटाइम ये जनरल कैरेक्टर्स, ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स को पहले हम डिस्कस करेंगे. समटाइम ये जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं. राइट डाउन एनी 3 जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ. तो आपको ये जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि ओवरऑल प्रोटोजोआ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ
प्रोटोजोआ। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ में ये जो हमने अभी पिछला पॉइंट डिस्कस किया है, रिलेशनशिप प्रोटोजोआ विद अदर एनिमल्स, वो भी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ में इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके अलावा अभी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर की। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये बात भी अभी मैंने आपको ब्रीफली बताई है कि एज फार एज बॉडी स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो आपने बताना है कि दे हैव यूनिसेलुलर बॉडी, बॉडी इज यूनिसेलुलर। इनकी बॉडी के अंदर आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी, ना यहां पर ऑर्गन्स हैं, ना कोई ऑर्गन सिस्टम है। दे हैव एक्सट्रीमली सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दे हैव जस्ट यूनिसेलुलर बॉडी। और इनका वो जो सिंगल सेल है, इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। तो बॉडी स्ट्रक्चर में आपने इनकी ये यूनिसेलुलर नेचर को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के बाद इनका सेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि ये यूनिसेलुलर बॉडी रखते हैं, लिहाजा इनका सेल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो एज फार एज सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ इज कंसर्न, पहली बात तो इसमें आपने ये याद रखनी है कि ये यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं ये। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, दे एक्चुअली लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती, जो कि प्लांट सेल का एक खास फीचर है। सेल वॉल इनके पास नहीं होगी। सेल वॉल आपको पता है कि ये एनिमल्स के पास भी नहीं है। तो चूंकि ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स वही एनिमल्स वाली पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखते हैं, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट है। और इसी तरह से जैसे बाकी एनिमल्स में आपको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, तो यहां पर भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर फाउंड, या दे हैव सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स का पाया जाना ये भी एक टिपिकल एनिमल लाइक फीचर है। प्लांट्स में या फंजाई के अंदर आपको पता है कि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्रोटोजोआ में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेल वॉल, सेंट्रियोल्स का प्रेजेंट होना, और इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट, दे लैक क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स में इंक्लूड नहीं होते, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नहीं होगा, जैसे बाकी एनिमल्स में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इनके पास वैक्यूल्स की खास किस्म मौजूद होती है। दे हैव टू टाइप ऑफ वैक्यूल्स, हैव टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स की वो खास किस्म कौन सी है? वो खास किस्म है वैक्यूल की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक इनके पास फूड वैक्यूल मौजूद होते हैं, फूड वैक्यूल, और दूसरा इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पेशली जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, उनके लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स अक्सर अपने फ्रेश वाटर से एक्स्ट्रा वाटर गेन करते रहते हैं। जैसे ये आप देखिए एक अमीबा, तो इसके पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। फ्रेश वाटर एक ऐसा इंवायरमेंट है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हायर होगी, और इस फ्रेश वाटर इंवायरमेंट से वाटर अपटेक होता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से अब ये एक्स्ट्रा वाटर इनके वैक्यूल के अंदर अपटेक हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर गेन करने के बाद ये दोबारा सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करता है और उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर लिबरेट कर देता है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है, यानी वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए यूज हो रहा है। एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर यूज हो रहा है। अगरचे ये कोई टिपिकल ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन एक ऑस्मो रेगुलेटरी पार्ट है इनका, जिसके जरिए ये अपने वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो इनके पास ये टू टाइप के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास लाइसोसोम भी मौजूद हैं, दे ऑल्सो हैव लाइसोसोम्स। तो ये टिपिकल जो यूकैरियोटिक और एनिमल सेल स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के फीचर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जनरली इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ के पास दो न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं।
generally have single nucleus, generally have single nucleus, लेकिन एक ग्रुप अभी आप इनमें देखेंगे सिलिएट्स, उनके पास 2 न्यूक्लियाई आपको नजर आएंगे, बट जनरली दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। सो ये इस तरह के फीचर्स इनके सेल स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे ये इनके सेल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे। सेल स्ट्रक्चर के बाद इनके मजीद फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। मजीद फीचर्स में जैसे आप देखिए इनके पास रिप्रोडक्शन की भी सलाहियत मौजूद है, और रिप्रोडक्शन के लिए दोनों मेथड्स ये यूज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल मैकेनिज्म के जरिए भी पॉसिबल है और सेक्सुअल मेथड के जरिए भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। वैसे आमतौर पर एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन ये यूनिसेलुलर ग्रुप है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ मेथड्स, एसेक्सुअल एंड बाय सेक्सुअल मेथड। तो दोनों यहां पर रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें मजीद कैरेक्टर्स देखे जाएं तो जैसे इनमें एबिलिटी टू पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इनके पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने की सलाहियत मौजूद होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने के लिए इनके पास ऐसा कौन सा मेजर मौजूद है? तो अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने के लिए इनके पास सिस्ट फॉर्मेशन की सलाहियत पाई जाती है। दे आर एबल टू फॉर्म सिस्ट। और ये सिस्ट क्या चीज है? सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसके अंदर ये बंद हो जाते हैं और सिस्ट में इनक्लोज होने के बाद अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को ये पास कर सकते हैं। एंड अपॉन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस ये प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट रप्चर हो जाएगी और उसमें से सेवरल सेल्स रिलीज हो जाएंगे। एक्चुअली होता यह है कि एक सिंगल सेल जब ये सिस्ट के अंदर इनक्लोज हो जाता है और उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट फॉर्म हो जाती है, तो फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने के बाद ये सिंगल सेल डिवाइड करके सेवरल सेल्स फॉर्म कर लेगा और इस तरह से इस सिंगल सेल से बनने वाले ये सेवरल सेल सिस्ट के रप्चर होने के बाद ये यहां से रिलीज हो जाएंगे। इस तरह के प्रोसेस को मल्टीपल फिशन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज मल्टीपल फिशन। तो ये मल्टीपल फिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम में जब ये सिस्ट के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे तो उस वक्त ये मल्टीपल फिशन परफॉर्म करते हैं जिसमें एक सेल से नंबर ऑफ डॉटर सेल्स ओरिजिनेट होंगे और अब जब ये सिस्ट इनका रप्चर हो जाएगा तो ये सारे डॉटर सेल्स यहां से लिबरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ना सिर्फ अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास कर लेते हैं बल्कि ये इनका एक एसेक्सुअल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। इसके अलावा इनकी हैबिटेट्स का जहां तक ताल्लुक है, यानी ये कहां पाए जाते हैं, इनकी अकरेंस, ये हैबिटेट्स अगर हम डिस्कस करें तो असल में ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। हैबिटेट्स या फिर इनकी अकरेंस को एक्सप्लेन किया जाए तो ये ज्यादातर एक्वाटिक होंगे। दे आर जनरली एक्वाटिक। और एक्वाटिक में भी ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों टाइप की स्पीशीज रखते हैं। इनमें फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इनमें मैरीन वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं जो सी और ओशन के अंदर मौजूद हैं। तो दोनों फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर स्पीशीज आर फाउंड इन दिस ग्रुप। तो हैबिटेट या अकरेंस के हवाले से ये पॉइंट्स आपने याद रखने। और आखिर में इनकी लोकोमोशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोकोमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटोजोन्स का। लोकोमोशन के मुख्तलिफ जराए इनके पास मौजूद हैं। देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ लोकोमोशन दे हैव। मसलन इनमें बाज के पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया जो कि इनकी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस होती हैं। साइटोप्लाज्म इस तरह से बाहर की तरफ यूं प्रोजेक्ट होकर एक एक्सटेंशन फॉर्म करता है। सच एक्सटेंशंस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो कुछ के पास इनमें स्यूडोपोडिया मौजूद है। बाय मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया ये मूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अमीबा इस तरह के प्रोटोजोन की एग्जांपल है। तो अमीबा के पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ के पास स्यूडोपोडिया के बजाय
फ्लैजेला मौजूद होते हैं। फ्लैजेला आपने और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी देखा होगा, फ्लैजेला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दीज इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी इनमें लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। जैसे फ्लैजेला रखने वाले प्रोटोजोन्स में ज़ूओफ्लैजिलेट्स या कोनोफ्लैजिलेट की एग्जांपल ली जा सकती है। कोनोफ्लैजिलेट्स, कोनोफ्लैजिलेट ये एक ऐसा प्रोटोजोन है जो कि फ्लैजेला पोजेस करता है। इसी तरह से कुछ के पास सीलिया मिलेंगे। सीलिया अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये बहुत ज्यादा छोटे साइज के थ्रेड्स होंगे। जैसे पैरामीशियम के अंदर आपको ऑल ओवर द सरफेस छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, विच आर कॉल्ड सीलिया। तो पैरामीशियम इस तरह के प्रोटोजोन्स की एग्जांपल है। और जबकि कुछ के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, तो आपने देखा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की वैरायटी इनके पास मौजूद है और इन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर ही इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इस फीचर की अहमियत क्या है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आप प्रोटोजोन्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हम प्रोटोजोन्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे वो दरअसल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन की बेसिस आपने याद रखनी है। किस बेसिस के ऊपर प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया जाता है? बेस्ड अपॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। बेस्ड अपॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे मिसाल के तौर पर इनमें एक ग्रुप बनाया जाता है, उसे कहते हैं सार्कोडीना। सार्कोडीना, सार्कोडीना वो ग्रुप है जिनके पास स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे हैव स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सार्कोडीना में फर्दर आपको दो ग्रुप्स आगे मिलेंगे। सार्कोडीना में एक ग्रुप को अमीबा कहते हैं, या एक ग्रुप को शेल्ड सार्कोडीन्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप को नॉन शेल्ड सार्कोडीन्स कहते हैं। इसी तरह से सार्कोडीना के अलावा दूसरा एक और ग्रुप, उसे कहते हैं ज़ूओफ्लैजिलेट्स। ज़ूओफ्लैजिलेट्स ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास फ्लैजेला मौजूद है एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। हैव फ्लैजेला एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और फिर तीसरा ग्रुप सीलिएट्स। सीलिएट्स जैसे नाम से जाहिर है कि इनके पास सीलिया मौजूद है एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और चौथा ग्रुप है इनमें स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इज आल्सो नोन एज एपिकॉम्प्लेक्सेंस। इन्हें एपिकॉम्प्लेक्सेंस कहा जाता है। तो ये स्पोरोजोआ या एपिकॉम्प्लेक्सेंस, दे हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। दे हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि ये नॉन मोटाइल होंगे। इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉन मोटाइल। तो ये बेस्ड अपॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या फिर टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, प्रोटोजोआ कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज फोर ग्रुप्स: सार्कोडीना, ज़ूओफ्लैजिलेटा, सीलिएटा और स्पोरोजोआ। तो इस तरह से ये चार ग्रुप्स में इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इन चारों ग्रुप्स की हम अब ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देखेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स को यहां पे आगे फर्दर रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्कोडीना की। सार्कोडीना, जैसे अभी मैंने बताया कि ये प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है। सार्कोडीना एक ऐसा ग्रुप है प्रोटोजोआ का जिनके पास स्यूडोपोडिया मौजूद होते हैं एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सार्कोडीना को मजीद दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इनमें से एक काइंड जिनकी बॉडी के बाहर
शेल मौजूद होता है और दूसरी काइंड जिनकी बॉडी के बाहर कोई शेल मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इन्हें नॉन शेल्ड सार्कोडीन्स और शेल्ड सार्कोडीन्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक इनमें वो हैं जिनके पास शेल मौजूद नहीं होगा, नॉन शेल्ड सार्कोडीन्स इन्हें कहा जाएगा, सार्कोडीन्स। और जबकि शेल्ड सार्कोडीन्स जिनके पास एक एडिशनल शेल मौजूद है इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो ये सार्कोडीन्स शेल पजेस करते हैं। तो ये सार्कोडीन्स शेल पजेस करते हैं। नॉन शेल सार्कोडीन्स, इनकी एग्जांपल हो सकती है स्यूडोपोडिया रखने वाले। नॉन शेल सार्कोडीन्स में आप इंक्लूड करेंगे अमीबा को। अमीबा इनकी एग्जांपल है। अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन शेल्ड सार्कोडीन। अमीबा की बॉडी के ऊपर इस तरह से इरेगुलर शेप बॉडी होगी, इनकी बॉडी के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई शेल नजर नहीं आएगा। सिंगल न्यूक्लियस होता है और बकाया ऑर्गेनल्स इनके पास मौजूद होंगे, बट दे हैव नो शेल। और आप देख रहे हैं बॉडी के किसी भी जगह से इस तरह साइटोप्लाज्म प्रोजेक्ट हो सकता है और स्यूडोपोडिया फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेल्ड सार्कोडीन्स में फर्दर दो एग्जांपल यहां पे ली जा सकती हैं। एक एग्जांपल एक्टिनोपोड्स की है, एक्टिनोपोड्स, और दूसरी एग्जांपल है यहां पर फोरामिनीफेरा की, फोरामिनीफेरा। असल में ये दोनों मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर मैरीन, जबकि अमीबा ये फ्रेश वाटर है। एक्टिनोपोड्स और फोरामिनीफेरा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिनोपोड्स, इनके शेल की कंपोजिशन फोरामिनीफेरा के शेल की कंपोजिशन से डिफरेंट है। दे हैव शेल कंपोज्ड ऑफ सिलिका, दे हैव शेल कंपोज्ड ऑफ सिलिका। तो इनका शेल सिलिका का बना हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में फोरामिनीफेरा का जो शेल है वो दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। दे हैव शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल और इस जगह पर सिलिका का बना हुआ शेल है। दोनों के पास स्यूडोपोडिया मौजूद होते हैं, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल शेल ये बाकी अमीबा से डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप इनकी हैबिटेट के लिहाज से याद रखिए कि ये अमीबा आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा तो फ्रेश वाटर स्पीशी है, लेकिन इसी का एक और रिलेटिव, उसे कहते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक ह्यूमन पैरासाइट है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है निग्लेरिया फॉलेरी, निग्लेरिया फॉलेरी, ये भी एक पैरासिटिक है। तो ये जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोन, उनमें आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है। अभी आपको और भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के बारे में बताएंगे जो ह्यूमन को पैरासिटाइज करते हैं। तो ये दोनों दरअसल पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं, और इसके मुकाबले में अमीबा एक फ्रेश वाटर फ्री लिविंग एनिमल है। फ्रेश वाटर फ्री लिविंग, ये आजाद जिंदगी गुजारता है। फ्री लिविंग ऐसे एनिमल को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी किस्म की कोई एसोसिएशन शो ना कर रहा हो, यानी कोई म्यूचुअल बेनिफिट ना दे रहा हो, ना किसी को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, उसे कहते हैं फ्री लिविंग। तो ये अमीबा फ्री लिविंग प्रोटोजोन है, जबकि इसके मुकाबले में निग्लेरिया फॉलेरी, और इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड निग्लेरिया फॉलेरी दोनों पैरासिटिक हैं। निग्लेरिया फॉलेरी ये मोस्टली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है,
और वहां पर ये ह्यूमन को पैरासिटाइज करता है। इनको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये भी है तो अमीबा की किस्म, तो इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। इसके कई एक केसेस माजी में रिपोर्ट होते रहे, ब्रेन ईटिंग अमीबा। सो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा निग्लेरिया फोलेरी, इसके बारे में आपको बुक के अंदर एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के तौर पर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। निग्लेरिया फोलेरी ये 2012 के अंदर कोई 10 लोग इससे किल हुए कराची के साहिल के ऊपर, और फिर 2015 में भी इसके 8 केसेस रिपोर्ट हुए, फिर 2016 में इसके 3 केसेस रिपोर्ट हुए। यानी ये निग्लेरिया फोलेरी वहाँ पर नहाते हुए लोगों को ये इन्फेक्ट करता है और फिर ये ब्रेन में दाखिल होकर ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इन्हें ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम दिया जाता है। तो ये निग्लेरिया फोलेरी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में भी रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरह ये एक पैरासिटिक सार्कोडीन है। और दूसरी तरफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका विच इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डेसेंट्री, इससे भी ह्यूमन में एक डिजीज कॉज होती है नोन एज अमीबिक डेसेंट्री। अमीबिक डेसेंट्री जिसमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वाटर का डिस्चार्ज होता है। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड अमीबिक डेसेंट्री कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये आपने इनकी पैरासिटिक इंपॉर्टेंस के तौर पर इन दोनों के नाम को जरूर याद रखना है। अगरचे निग्लेरिया फोलेरी एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है, लेकिन एंटमीबा हिस्टोलाइटिका चूंकि आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट में एग्जाम्पल गिवन है, इसको याद रखना जरूरी है। और अगर आप ये निग्लेरिया फोलेरी को भी याद कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। तो उसमें आप ये 2 तो ये नाम आपको मिल गए, इसके अलावा भी चंद एक के और नाम आपको मिल जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं और पैरासिटाइज करते हैं ह्यूमन को। लेकिन दूसरी तरफ ये जो शेल्ड सार्कोडीन्स थे, दोनों एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरा, ये दोनों फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें फोरामिनिफेरा ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू एक्टिनोपोड्स। उसकी वजह यह है कि फोरामिनिफेरा की जो डेड रिमेन्स होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ द फोरामिनिफेरा, ये समंदर की तह में डिपॉजिट होती जाती हैं। तो समंदर में जो बड़े बड़े लाइमस्टोन के रेजर्वायर मिलते हैं वो असल में इन्हीं फोरामिनिफेरा की डेड बॉडीज की एक्यूमुलेशन है। ठीक है, आफ्टर डेथ ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन द बॉटम ऑफ द सी एंड दे फॉर्म लाइमस्टोन रेजर्वायर्स। तो लाइमस्टोन रेजर्वायर्स जो समंदर के अंदर मिलते हैं, so those limestone reservoirs are actually accumulations of the dead foraminifera, are the deposits of dead foraminifera। जो भी फोरामिनिफेरा डेड हो जाते हैं तो फोरामिनिफेरा डेड होने के बाद उनकी डेड बॉडीज, उनके शेल्स जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे अंडर द सी। सो सी वाटर के अंदर लाइमस्टोन रेजर्वायर्स आर एक्चुअली द डिपॉजिट्स ऑफ डेड फोरामिनिफेरा। ये इनकी एक सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आप इसको कह लें, या ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसकी हो सकती है। जैसे ये जो आपको पैरासिटिक इंपॉर्टेंस बताई थी, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इन पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता है, और ये फोरामिनिफेरा का ये पॉइंट भी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऐड किया जा सकता है। यानी आखिर में हम प्रोटोजोआ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जब हाईलाइट करेंगे तो उनमें आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो ये पहला ग्रुप था प्रोटोजोआ का, सार्कोडीना। तो सार्कोडीना की एग्जांपल्स जैसे अभी मैंने आपको ये अमीबा और एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरा की फॉर्म में दी हैं, तो ये एग्जांपल आपके पास बुक के अंदर इनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, उनको आपने याद रखना है। जैसे ये देखिए, ये अमीबा प्रोटियस जो कि एक फ्री लिविंग अमीबा है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, और ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है। और फिर इसी तरह से ये आप देख रहे हैं फोरामिनिफेरा और एक्टिनोपोड्स। तो फोरामिनिफेरा और एक्टिनोपोड्स
इनके शेल के अंदर इस तरह सुराख होते हैं और उन सुराखों से इनका साइटोप्लाज्म बाहर प्रोजेक्ट होकर सीडोपोडिया फॉर्म करता है। तो सीडोपोडिया की वजह से, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की वजह से इनको भी सार्कोडीना में रखा गया है, लेकिन बाकी सार्कोडीन से ये मुख्तलिफ इस तरह से हैं कि इनके पास मेम्ब्रेन की आउटसाइड पर इस तरह एक एडिशनल शेल मौजूद है। फोरामिनीफेरा का ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और जबकि एक्टिनोपोड्स का शेल सिलिका का बना हुआ है। तो ये थे सार्कोडीन प्रोटोजोन्स। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ज़ूओफ्लैजिलेटा कहलाता है। ज़ूओफ्लैजिलेटा, ज़ूओफ्लैजिलेटा अभी जैसे आपको बताया था कि ये वो प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास फ्लैजिला एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। ज़ूओफ्लैजिलेटा के मेंबर्स मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ इनमें पैरासिटिक फॉर्म्स भी पाई जाती हैं। यानी इनके पास आपको फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों फॉर्म्स मिलेंगी, अगरचे मोस्टली फ्री लिविंग है ये, बट फ्यू आर पैरासिटिक, फ्यू आर पैरासिटिक। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैजिला इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। फ्री लिविंग फॉर्म्स में आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं यहां पे कोनोफ्लैजिलेट्स की। कोनोफ्लैजिलेट, कोनोफ्लैजिलेट ये एक फ्री लिविंग ज़ूओफ्लैजिलेट है, लेकिन ये कोनोफ्लैजिलेट एक कॉलोनियल फॉर्म है। दिस इज अ कॉलोनियल, यानी कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं। कॉलोनियल फॉर्म है ये, और कॉलोनियल फॉर्म होने के साथ साथ ये सेसाइल है, यानी मूव नहीं कर सकते ये। तो फिर इनके पास क्या मकसद हो गया फ्लैजिला का? फ्लैजिला किस मकसद के लिए इनके पास मौजूद, अगर ये मूव नहीं कर सकते? तो एक्चुअली इनकी अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको एक स्टॉक के साथ ये इस तरह जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरह एक कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होते हैं, लेकिन हर एक सेल जो कि यूं फ्लास्क शेप का सेल है और इसके इंटीरियर एंड पर आपको यूं कॉलर बना हुआ नजर आ रहा है। तो इसी कॉलर की वजह से ये पॉरीफेरा के साथ भी रिजेंबल करते हैं। पॉरीफेरा एनिमल्स का एक ग्रुप है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा ये ट्रू एनिमल्स होते हैं, उनके साथ इनको ये इस कॉलर की वजह से रिजेंबलेंस हासिल है। ठीक है, अगर आपसे ये किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो कि पॉरीफेरा के साथ ज्यादा रिजेंबल करते हैं, तो ये कोनोफ्लैजिलेट, या कोनोफ्लैजिलेट का कौन सा फीचर है जो पॉरीफेरा से इनको रिजेंबल करवा रहा है, तो वो ये कॉलर है जो इनके इंटीरियर एंड पर बना हुआ है। तो इस कॉलर से आप देख रहे हैं कि एक फ्लैजेलम प्रोजेक्टेड है। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजेलम ये सिर्फ वाटर के अंदर करंट्स पैदा करते हैं, यानी लहरें सी पैदा करते हैं, और उससे ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प लेते हैं। अदरवाइज ये लोकोमोशन में इनको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि इनकी बॉडी एक सेंट्रल स्टॉक के साथ जुड़ी हुई है, इस वजह से ये मूव नहीं कर सकते। तो ये कोनोफ्लैजिलेट, जिसकी एक एग्जांपल कोडोसीगा की फॉर्म में दी हुई है, तो ये एक कोनोफ्लैजिलेट है और ये फ्री लिविंग है। दूसरी तरफ अभी जैसे मैंने आपको पैरासिटिक ज़ूओफ्लैजिलेट का भी बताया था कि सम ज़ूओफ्लैजिलेट्स आर पैरासिटिक इन नेचर, जिसकी एक अहम एग्जांपल ट्रैपेनोजोमा है। ट्रैपेनोजोमा आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एलोंगेटेड बॉडी रखने वाला एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन जो कि ज़ूओफ्लैजिलेट से ताल्लुक रखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। एक सिंगल फ्लैजेलम इसके इंटीरियर एंड पर मौजूद होगा। ये ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है जिसे कहा जाता है ट्रैपेनोजोमियासिस। इट कॉजेस ट्राइपेनोजोमियासिस। ट्राइपेनोजोमियासिस जिसे आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, कॉमनली नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का यहां पे ये मतलब नहीं है कि नींद बहुत ज्यादा आती है इस केस में। स्लीपिंग सिकनेस का यहां पे मतलब है कि इसमें बेख्वाबी का मर्ज लाहक हो जाता है, इंसोम्निया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंसोम्निया, यानी नींद नहीं आती है। इंसोम्निया किसे कहते हैं? नींद ना आने को, इंसोम्निया।
सो इसमें ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, बेख्वाबी का मर्ज लाहक हो जाता है, जिसकी वजह से इसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। सो दिस ट्रैपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रैपेनोसोमा। लेकिन ये ह्यूमन के अंदर ट्रैपेनोसोमा किस तरह से दाखिल होगा? तो ह्यूमन में किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ये एक वेक्टर के जरिए, इंसेक्ट वेक्टर के जरिए ट्रांसमिट होता है। दैट इंसेक्ट वेक्टर इज कॉल्ड सीसी फ्लाई। उस इंसेक्ट वेक्टर को क्या कहते हैं? उस इंसेक्ट वेक्टर को TSE सीसी फ्लाई, या फिर इसको समटाइम जीजी फ्लाई भी कहते हैं, या फिर आप इसको आसानी के लिए याद रख लें टिसी फ्लाई। तो ये जो टिसी या सीसी फ्लाई या जीजी फ्लाई है, ये एक इंसेक्ट वेक्टर है जिसके जरिए दिस ट्रैपेनोसोमा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इस तरह से इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। तो आपने पैरासिटिक प्रोटोजोवन में ये वाली एग्जांपल भी याद रखनी है, क्योंकि ओवरऑल जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 पैरासिटिक प्रोटोजोन्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम, तो उसमें आप एक एग्जांपल ये वाली भी कोट कर सकते हैं। तो ये थे ज़ूओफ्लैजिलेट्स। अब आ जाते हैं हम तीसरे ग्रुप की तरफ। तो प्रोटोजोन्स का जो तीसरा ग्रुप है, द थर्ड ग्रुप इज नोन एज सिलिएट्स। सिलिएट्स या फिर इनको सिलिएटा कहा जाता है। सिलिएट्स या सिलिएटा ग्रुप, इसके फर्दर 2 ग्रुप्स हो सकते हैं। ये असल में वो प्रोटोजोन्स है जिनके पास सिलिया मौजूद है। तो इनमें से एक ग्रुप को कहा जाएगा सीलियोफोरा और दूसरे ग्रुप को कहा जाएगा सक्टोरिया। तो सीलियोफोरा और सक्टोरिया ये 2 फर्दर ग्रुप्स होंगे सिलिएटा के। असल में दोनों के पास सीलिया मौजूद होते हैं, बट डिफरेंस इज दैट सीलियोफोरा कैन यूज सीलिया इन लोकोमोशन। दे कैन यूज सीलिया इन लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन में सीलिया इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सक्टोरिया कैन नॉट यूज सीलिया इन लोकोमोशन। ऑल्दो दे हैव सीलिया, लेकिन ये लोकोमोशन में उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो कैसे? वो इस तरह से कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये पैरामीशियम, ये सीलियोफोरा का मेंबर, इसके बाद जो सीलिया प्रेजेंट है उससे ये लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। बट ये स्टेंटर वर्टिसिला, जिनकी बॉडी इस तरह से नीचे अटैच्ड है किसी सरफेस के साथ, और इनके इंटीरियर मार्जिन पर यहां सीलिया प्रेजेंट है, विच आर ओनली यूज्ड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड। अदरवाइज ये लोकोमोशन में इनको हेल्प नहीं कर रहे, सिर्फ फूड कैप्चरिंग में ये सीलिया इनको हेल्प करेंगे। तो इस तरह के मेंबर्स को सेक्टोरियंस कहा जाता है। दीज आर एक्चुअली सेक्टोरियंस। लेकिन दूसरी तरफ ये पैरामीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ सीलियोफोर, जो कि अपने सीलिया को लोकोमोशन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें मजीद जो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, एक तो आपने ये सीलिया की प्रेजेंस देख ली दोनों के अंदर, लेकिन दोनों में सीलिया का यूज डिफरेंट है। दूसरा, आप इन दोनों के अंदर जो मजीद कॉमन करेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे एक करेक्टर तो हो गया प्रेजेंस ऑफ सीलिया, और दूसरा करेक्टर आप ये याद रखिए कि इनके पास एक एडिशनल कवरिंग होती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल। दे हैव एन एडिशनल कवरिंग, और वो एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द मेम्ब्रेन उसे क्या कहते हैं? दिस एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द मेम्ब्रेन, तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन उस एडिशनल कवरिंग को दरअसल पेलिकल कहा जाता है। दैट इज पेलिकल। पेलिकल इज एक्चुअली द फ्लेक्सिबल कवरिंग। दिस इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल कवरिंग, और इसी वजह से इस फ्लेक्सिबल कवरिंग को सेल वॉल नहीं कहा जाता। हालांकि ये जस्ट लाइक सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ये कवरिंग मौजूद है। तो इसे सेल वॉल क्यों नहीं कहा जाता? अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए कि व्हाई द पेलिकल ऑफ द सिलिएट्स is not called a cell wall although it is present outside the cell membrane just like the cell wall of the plant cell, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे why it is not supposed to be the cell wall? तो आपने इसकी फ्लेक्सिबल नेचर को यहां पे कंसिडर करना है।
इसको जस्टिफाई करने के लिए। आपने ये नहीं कहना कि इसकी कंपोजिशन की वजह से इसे सेल वॉल नहीं कहा जाता, क्योंकि सेल वॉल डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उसकी कंपोजिशन वैसे भी वेरी करती है, तो ये कोई रीजन ना होगा। तो आपने ये याद रखना है कि पेलिकल को सेल वॉल क्यों नहीं कंसिडर करते, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज सेल वॉल। तो पेलिकल की प्रेजेंस और सीलिया की प्रेजेंस ये यूनिक फीचर्स हैं। इसके अलावा इनके पास 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यानी 2 किस्म के इनके पास न्यूक्लियाई मौजूद हैं। उनमें से एक किस्म को कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, और दूसरी किस्म को कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। तो इनके पास ये 2 तरह के न्यूक्लियाई, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस तो दरअसल डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, दिस इज डिप्लॉयड, यानी हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बट द मैक्रोन्यूक्लियस इज पॉलीप्लॉयड। पॉलीप्लॉयड का मतलब है कि हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉयड हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये मोनोप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, इस तरह की टर्म्स को चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया गया है। चैप्टर 1 में आप न्यूक्लियस का लेक्चर जाकर देखिए, तो वो भी ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। तो उसके अंदर इन टर्म्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये यहां पर क्लियर नहीं होती, यहां पर फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि डिप्लॉयड का मतलब हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और पॉलीप्लॉयड का मतलब हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, इट पार्टिसिपेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस है, इट इन्वॉल्व्स इन या इट कंट्रोल्स, इट इन्वॉल्व्स या कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जितना भी ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, ये सारा पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस के जरिए कंट्रोल होगा, यानी मैक्रोन्यूक्लियस के जरिए जो कि बड़े साइज का है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये 2 तरह के न्यूक्लियाई इनके पास मौजूद हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मैक्रोन्यूक्लियस है एंड दिस वन इज द माइक्रोन्यूक्लियस। तो सीलिएट्स के मुतालिक ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए ना, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, एडिशनल कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ पेलिकल, और ये 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ये सीलिएट्स को रेस्ट ऑफ द प्रोटोजोन से डिफरेंशिएट करते हैं। ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ सीलिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। तो आपने ये 3 फीचर्स इसके याद रखने हैं, इस तरह से इनको हम बाकी प्रोटोजोन से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सीलिएट्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं। प्रोटोजोआ का आखिरी ग्रुप है स्पोरोजोआ। द लास्ट ग्रुप इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जिन्हें एपिकॉम प्लेक्सेंस भी कहा जाता है, एपिकॉम प्लेक्सेंस, एपिकॉम प्लेक्सेंस या स्पोरोजोआ, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में, जैसे इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, दे हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ना होने की वजह क्या है, क्यों ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं रखते? दरअसल ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं और होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, और इस वजह से ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। देयरफॉर दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, और वहां पर होस्ट बॉडी के अंदर इनको चूंकि मूव नहीं करना पड़ता, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, इस वजह से इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। और अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिनको स्पोर्स कहा जाता है, इसी वजह से नाम इनका स्पोरोजोआ है। ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर दे फॉर्म स्पोर्स। ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है, वन होस्ट से जब ये दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होते हैं तो ऐसी सूरत में ये स्पोर फॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर दे यूजुअली फॉर्म स्पोर्स, दे यूजुअली फॉर्म स्पोर्स, और इसी वजह से इनका नाम स्पोरोजोआ कहलाता है।
स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर रेजिस्टेंट बॉडीज, रेजिस्टेंट बॉडीज, ये रेजिस्टेंट बॉडीज हैं एक्चुअली, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजोन्स की या फिर एपिकम्प्लेक्सन्स की, वो है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज मलेरिया की डिफरेंट काइंड्स को कॉज करती हैं, ना सिर्फ ह्यूमन के अंदर बल्कि और भी बहुत सारे एनिमल्स में इस प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज होता है। तो ये मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है। तो आपने एक और पैरासिटिक प्रोटोजोन की एग्जांपल देख ली। इस तरह आपके पास कोई 4-5 एग्जांपल्स कलेक्ट हो गई हैं, तो इनको आपने जरूर याद रखना है, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस मलेरियल पैरासाइट की एक ब्रीफ सी लाइफ साइकिल हम यहां पे देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो मलेरियल पैरासाइट है जिसे प्लाज्मोडियम कहा गया है, ये डिफरेंट स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है और वो इसकी स्पोर स्टेजेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये स्पोरोजोइट की फॉर्म में, यहां से आप देखिए कि ये स्पोरोजोइट्स ओसिस्ट से रिलीज होते हैं। ओसिस्ट क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। ओसिस्ट की रप्चरिंग से नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स विल बी रिलीज, यानी एक ओसिस्ट तकरीबन कोई 3000 के करीब स्पोरोजोइट्स को रिलीज करेगा। एंड द स्पोरोजोइट ऐसी स्टेज है जब मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो एक खास किस्म है। तो इस मॉस्किटो ने जब बाइट करना होता है ह्यूमन को, तो उस वक्त ये ओसिस्ट रप्चर होगा और ये स्पोरोजोइट इस मॉस्किटो की स्लाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। एंड थ्रू द स्लाइवा दीज स्पोरोजोइट्स आर एंटर्ड इनटू द ह्यूमन ब्लड। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड में दाखिल होंगे और ह्यूमन ब्लड से विद इन 30 मिनट दे रीच टू द हेपेटोसाइट, जो कि इनका टारगेट सेल होता है। तो फर्स्ट टारगेट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर देयर इन्फेस्टेशन, आफ्टर देयर एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, जो फर्स्ट टारगेट सेल होगा वो हेपेटोसाइट होंगे, यानी लिवर सेल्स। वहां पर लिवर सेल्स के अंदर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स में इनक्लोज हो जाते हैं और वहां पर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सच प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर कॉल्ड शिजोन्ड्स या स्काइजोन्ड्स। और इस तरह से इस स्काइजोन्ड के अंदर ईच मलेरियल पैरासाइट, ईच स्पोरोजोइट डिवाइड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। दीज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर कॉल्ड मीरोजोइट्स। तो तकरीबन कोई 5 to 6 डेज का ये पीरियड होता है जिसमें लिवर सेल्स के अंदर ये शिजोन्ड्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं और इस तरह से मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज स्पोरोजोइट्स आर प्रोड्यूस। लेकिन अब इन कॉपीज को मीरोजोइट्स कहा जाएगा। स्पोरोजोइट्स इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इस वजह से इनको मीरोजोइट्स कहते हैं। तो नाउ मीरोजोइट्स आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द लिवर सेल दे अटैक अपॉन द इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर ये अटैक करेंगे और इरिथ्रोसाइट्स पर अटैक करने के बाद ये आरबीसी के अंदर, इरिथ्रोसाइट के अंदर ये डिवाइड करेंगे। यहां पर भी इसी तरह से ये एक और स्टेज में कन्वर्ट होंगे। दैट स्टेज इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट, या फिर इनको मीरोजोइट्स भी कहा जाता है। दीज ट्रोफोजोइट्स या फिर इनको मीरोजोइट्स भी कहेंगे। दीज अगेन अटैक अपॉन मोर आरबीसीज, क्योंकि ये ट्रोफोजोइट भी इसी तरह से शिजोन्ड बन जाते हैं और शिजोन्ड की फॉर्म में ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो मल्टीपल कॉपीज जब रिलीज होती हैं तो दीज मल्टीपल कॉपीज अगेन अटैक अपॉन द इरिथ्रोसाइट्स और इन इरिथ्रोसाइट्स के अंदर फिर दोबारा से इनका साइकिल। तो ये कई दिनों तक ये इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज इनमें से कुछ ट्रोफोजोइट्स ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू अनदर स्टेज नोन एज गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट इनकी 2 डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। इनमें से एक माइक्रोगैमेटोसाइट और दूसरा मैक्रोगैमेटोसाइट, यानी एक मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग और दूसरा फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग। सो इन द फॉर्म ऑफ दीज गैमेटोसाइट्स दे आर एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो, यानी इस स्टेज पर अगर मॉस्किटो दोबारा ह्यूमन को बाइट करे और वो गैमेटोसाइट्स को पिक कर ले, जिसमें ये 2 किस्म के गैमेटोसाइट्स हैं, तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल अब आगे प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्टेज पर कोई मॉस्किटो यहां पे बाइट ना कर सके तो ऑटोमेटिकली ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इस तरह से ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा इसका।
तो साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए लाजमी इनको दाखिल होना पड़ता है मॉस्किटो की बॉडी में। तो मॉस्किटो जब ये ब्लड सक करते हैं उसके साथ ये गैमेटोसाइड को अपटेक कर लेते हैं, गैमेटोसाइड इनके गट के अंदर आ जाएंगे मॉस्किटो में, और वहां पर ये गैमेटोसाइड जाकर डिवाइड करेंगे, इनसे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, एक माइक्रोगैमीट और दूसरा मैक्रोगैमीट, यानी एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट, और इन दोनों गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी इनकी गट के अंदर, और इस तरह से जाइगोट फॉर्म होगा। और जाइगोट फिर एक और स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसे ओकाइनीट कहा जाता है। तो ये मिड गट की वॉल के अंदर ये ओकाइनीट प्रेजेंट होगा, और वहां पर फिर ये इसमें फर्दर स्पोरोजेनेसिस होगी, यानी ये ओकाइनीट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में इनक्लोज हो जाता है और डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद इसमें से नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग वाली स्टेज है इसे ओसिस्ट कहते हैं। तो या तो आप यूं समझ लें कि ये जाइगोट डायरेक्टली ये ओसिस्ट में डेवलप हो गया है, अगर आप इसको बीच में इग्नोर कर दें, अदरवाइज आप ये यूं समझ लें कि ये डेवलपिंग स्टेजेस हैं कि जाइगोट यो ओकाइनीट और फिर ओकाइनीट से फिर ये ओसिस्ट की फॉर्म अटेन कर लेता है। यानी ये डिफरेंट लोकेशन के ऊपर इनको नाम दिए जा रहे हैं। पहले ये गट के अंदर था, और उसके बाद फिर ये गट की वॉल में, और फिर गट की वॉल से दोबारा ये रिलीज हो गया है। तो अब इसमें से जो स्पोरोजोइट ओरिजिनेट हुए हैं ये दोबारा किसी ह्यूमन को अटैक करने के लिए यूज किए जाएंगे। इस तरह से ये मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल प्रोसीड होती है। तो जो बच्चे फेडरल बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनको ये लाइफ साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी इसमें कोर्स में शामिल नहीं है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया गया है। लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करने वाले बच्चे हैं तो उनके कोर्स में लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट भी गिवन है, तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो अब प्रोटोजोआ की अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसमें आपने उन तमाम फीचर्स को हाईलाइट करना है जो अभी आपको पॉइंट आउट किए थे, स्पेशली जैसे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स की एग्जांपल्स, या फिर जैसे फोरामेनिफेरा की एग्जांपल्स आपको बताई थी लाइमस्टोन के रिजर्वायर के तौर पर। तो यही एग्जांपल आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तौर पर भी याद रखनी है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप पे प्लांट लाइक प्रोटेस्ट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.